एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग माई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, तो मेरा कैसे था, बिकॉज आई वॉज एट द एज ऑफ 30, सो ये आप इसके लिए आपको एज क्राइटेरिया में बैठना चाहिए ना. आई वाज डन विद माय 30th बर्थडे ऑन 25th of November, और ये मैंने फेब में अप्लाई किया था. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग टू रिमेंबर हियर इज यू शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30. अब मैं 31 टर्न होऊंगा ऑन द नेक्स्ट 25th of November. तो अगर आप 30 भी हो तो ऐसे मत सोचना कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता. जब तक आपका डिसीजन नहीं आता एंड जब तक यू आर नॉट फ्लाइंग, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस वीजा. बट देन अगर आपका वो डिसीजन के पहले 31 हो रहा है, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम एट द इमिग्रेशन or sometimes at the visa authority. Once the visa is allotted to you, then no one can stop you. हाँ, मतलब वीजा मिल गया तो इमिग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है? Yeah, immigration में भी प्रॉब्लम नहीं है, but I'm just saying because this visa has that age limit. That is the only concern. Okay, fair enough. तो एक मतलब कुछ बेसिकली कुछ चीजें होती है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में लेके जाना, और जैसे आपने बताया कि बैंक स्टेटमेंट पे एक स्टैंप होना चाहिए. तो ये बेसिक चीजें हैं, ये कहाँ मिलती है? वहाँ पे उनके उस पे आ जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे है, एंड देयर आर ऑल अदर जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी है उसके अंदर तो आपको एलिजिबिलिटी पता चलेगा, उनके डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स भी है. एंड इन केस इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट ओवर देयर एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, देयर आर ऑलवेज इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू हु कैन हेल्प देम विद इट. सो यू कैन people can always refer to your videos. So that will be more informative because थोड़ा और एक पर्सनल टच मिल जाता है on that. So you can always go on YouTube and check for that. That is the easiest, I would say. Okay, perfect. और उसके बाद did you took any travel insurance before flying? नहीं. No, I did not take any travel insurance. Okay, perfect. And how was your experience when you came here? What was your expectations? कैसा था, क्या था? Yeah. This is a far interesting question because देखो लॉटरी तो है, ये पक्का लॉटरी है, बट देन लॉटरी वीजा. सो व्हाट वाज इट कॉल्ड व्हेन यू केम? इंडियन यंग प्रोफेशनल वीजा या यूथ मोबिलिटी वीजा, क्या था? सो इंडियन यूथ प्रोफेशनल वीजा, द यूथ मोबिलिटी वीजा इज दैट, बट देन इन द application when you do, it's a tier 5 visa. How we have a tier 2 visa, so it's a tier 5 visa which is called the youth mobility visa. So that is the terminology that is widely used. So abhi I'll tell you the real facts. So see, I will not discourage anyone, but then considering the market situations and everything, I would say if you have a good experience in your past that you have, तो आप अगर apply कर रहे हो तो then your experience comes in very handy. जैसे मेरा 8 साल का experience रहा जो मेरा यहाँ पे transferable था, because I would say again यूरोप मार्केट इज नॉट अ डिग्री बेस्ड मार्केट, इट्स अ स्किल बेस्ड मार्केट. तो आपके पास अगर स्किल है देन यू कैन इजीली, आई वोंट से इजीली, बट देन यू कैन ट्राई योर लक इन द मार्केट टू फाइंड अ जॉब. बिकॉज आपको देखो वीजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं, वीजा मिल गया, ऑब्वियसली दैट्स अ बिग अचीवमेंट, बट देन यू नीड टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस. So once you come here, there are many options and avenues available for you. Now this visa also authorizes you to study as well. So this also will help you if you have any study plans कि मेरे पैसे थोड़े कम हो सकते हैं. I don't know about the monetary costs involved with it, but then this visa helps you to get into the study thing as well. But then apart from that, अगर आप इतना दूर से आ रहे हो तो आप obviously job करोगे. Then there are obviously odd jobs that are there at your disposal to start off, because आपको every month आपका जो भी expenses है वो manage करना है. So I would give a rough figure wherein आपका जो rent है, which is the primary cost that is involved in this. So that totally depends on how would you like to go with, because if you go in a shared accommodation, I would say somewhere around 500 to 600 pounds is what you will be spending as a rent cost. This is cheapest. Yeah, this is the cheapest. Yeah. I think this is the cheapest. Where you stay far away from London, somewhere in the zone 4, zone 5, that places. Other than that, it is expensive. So I would say अगर आप single खुद का accommodation देख रहे हो, then that would be anywhere about 800 to 900 pounds on a month that you would be spending. Your groceries are separate. Okay. So I would say to begin with 100 to 200 pounds तो आपको लग ही सकता है. Groceries considering your travel also, because ऐसा नहीं कि अभी आप travel नहीं करोगे, जो भी आपका travel होगा वो सब पकड़ के मैं कह रहा हूँ कि उतना आपका खर्चा लग सकता है. So come with a mindset that you are going to spend at the initial moment, and I would say support yourself during that time. You should do odd jobs because that is the only way you can
make the most of it while you are here, and at the same time you can apply for jobs. Now it works very differently for everyone, because again I am of the personal opinion that मैं और jobs के साथ मेरा job application कर नहीं पा रहा था. So I was of the opinion that मैं पूरा time job search में ही लग जाऊँ. So I landed in the month of August, and it was a 5-month struggle that I went through. In the month of November, I landed with the job offer in my hand. But in that case, since you rigorously applied for like 5-6 months and then you landed the job, do you think कि अगर वो आप नहीं करते, अगर आप पार्ट टाइम कर लेते, तो क्या जॉब मिलता या नहीं मिलता? You mean to say with part time मुझे मेरा main job मिलता क्या है? I would say देखो अब ये to each his own वाला opinion है, because मैं ये कहूँगा कि then you have to be more dedicated than what I was. I'll be very frank with you, because कैसा होता है ना, जब आप part time करते हो तो part time jobs are physically very tiring. You need to understand that, be it you work at a cafe, you work at a departmental store, yeah, you do any Uber deliveries or whatever to support yourself, but then those jobs are very tiring. Then you need to ensure that अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, then आपको डेडिकेटेडली टाइम निकालना है डे ऑन डे बेसिस पे कि मैं जाके अप्लाई करूं and I optimize my LinkedIn profile. That is the only way that you can do. So then you need to be 200% focused, because right now with me I did not have this part time thing. So मेरा पूरा 9 to 5 was like a job hunt in itself. मतलब मैं सुबह उठता था and full day I used to do only job hunt. That's the only thing. But right now when you have commitment like part time, so then you will have to manage your time in such a way that आप part time तो कर रहे हो, but then you always have to give time to the primary thing. And I will be very blunt here कि आप यहाँ पे और jobs करने नहीं आए हो. So don't be under that impression. And I'm telling you the amount is good in part time jobs. Because if you are a person who is in India who is earning around 40-50,000, and if you come do part time here, you get around 2-3 lakhs by doing part time. So that money becomes a game changer in your life. तो आप कैसे कर लेते हो, आपका मेंटालिटी हो जाता है यार ठीक ही है 2 लाख मिल रहा है, तो मैं क्यों ही मेन जॉब के लिए अप्लाई करूं. बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि ऐसा मत करो, बिकॉज आपका पार्ट टाइम जॉब इज जस्ट अ what do you say, is just a filler time in there. Yeah, it's very temporary. Part time job is not, yeah, it's not your main job. You can't put that on your CV and show that experience anywhere. Unless and until you have that kind of a goal in your life जहाँ पे आपको ऐसा है कि 2 साल मिला है तो मैं पैसे कमा के इंडिया जा रहा हूँ, मेरा सेविंग्स हो जाएगा, then it's totally up to you. But I would again suggest कि आप मेन जॉब के लिए अप्लाई करते रहो as and when you get time. What would you say was your biggest takeaway when you came here? What was the best thing that you think in a retrospect कि ये मैंने सही कर लिया, ये नहीं करता तो शायद मैं आज since you got the job, sponsored job, ये नहीं मिलती. और एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर आप ये कर लेते या आपने हो सकता है की भी हो, which turned out to be very bad, और अगर आप वो करते रहते तो मे बी, या आपने किसी को देखा हो करते हुए कि ये अगर मैं करता तो मतलब ये नहीं हो पाता. So basically, see, it's a dilemma at the end of the day when you have, because कैसा होता है ना, in my case, now it's a case to case scenario, because मेरे case में ऐसा था 8 साल का experience है, but then it's like I left everything there, so it's like मैंने पूरा का पूरा पैसा मेरे ये youth mobility visa पे लगा दिया, मतलब not the money wise I'm saying the कि I took the higher risky option, कि मैंने सारा कुछ छोड़ा. I left my stable job in India and then I came here just to explore this. So then it totally depends on you how risk averse you are or how risk taking a person you are कि आप ये करना चाहोगे. But when I look back, I know कि भाई मैंने मेरा 100% दिया था, and that is how I landed up with this job. So when you know you are confident on your own self कि भाई मैं तोड़ सकता हूँ इस चीज को लेकर, कोई बड़ी बात नहीं है. Because मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी, when I landed here, I am going to give myself 6 months. 6 months is the time period that I'll be giving myself. And during this 6 months, if things don't work out for me, I will move back to India. I don't have any regret. But मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि अगर मैं आज ये चीज नहीं करूंगा ना चिराग, तो कल मैं ये रिग्रेट करूंगा कि मुझे वो वीजा मिल गया था, but I did not take the opportunity. And I am telling every one of you, अगर आपको ये वीजा मिलता है, don't waste it, because the only simple reason is आपकी जगह पे किसी और को वो मिल जाता जो आपकी जगह पे नहीं मिला है. So it's unfair to all of them that they could have got it, but they are not able to get it because of you guys. So this is a humble request. I have seen multiple people who do not have a degree, like who are not even graduates, they apply for this visa, उनका visa में नाम भी आ जाता है, and then they are not able to process the visa. So please don't do it if you don't have the requisite eligibility criteria. So that is the only thing that I would say. So
prepare your mindset accordingly कि आपको करना क्या, आप खुद को timelines दो. That is the best way to work things out for your own self. So in the retrospect अगर मैं देखूँ तो I feel this decision worked out in my favor because उतना hard work भी लगा है. I wouldn't say it's like a cakewalk कि भाई मैं आया और किया और हो गया. And I would always say कि जब आप से suppose अभी February ballot आएगा तो then you are coming somewhere around May, June, July. मतलब आप August तक I feel कि that is the last batch, तब तक आ जाओगे. Always remember कि May, June, July में market थोड़ा up होगा आपके लिए. Job market, the full time job market, तो आप apply कर सकते हो. Because August, July, August में summer चालू होते हैं. तो summer में the market will be down in the UK. Then at that time applying for a job becomes difficult. Then the market would be up and running after mid-September. So you need to keep the timelines in mind. मतलब this is a long haul game that you'll be going through. Ideally मैं अगर कहूँ तो January से लेके मई या जून तक का मार्केट बहुत ओपन होता है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर यहाँ का जो कैलेंडर ईयर है वो तब से चालू होता है. सो देन दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू फाइंड अ जॉब. सो आई वुड से अगर आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपका नाम अगर आ गया, आपका 2 हफ्ते में तो रिजल्ट आ जाता है. आई वुड से आप लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज कर दो जितना हो सकता है बिकॉज तभी अगर आप बैठ के कर रहे हो ना, दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड क्योंकि मेरा इंडिया में भी जॉब चल रहा था. सो आई वाजंट एबल टू स्पेयर टाइम फॉर दिस. But a friendly advice that if you have got the decision in your hand, ठीक है, बाकी तो सब वीजा फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कोलेट कर लोगे. बट सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है, मैक्सिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, गेट इन टच विद मेनी हेड हंटर्स. तो इंडिया में जैसे रिक्रूटर्स होते हैं, यहाँ पे वी कॉल देम हेड हंटर्स. तो आप हेड हंटर्स के टच में चले जाओ. जितने हेड हंटर्स को आप मिलोगे आपके फील्ड रिलेटेड, आप जॉब्स देखो ऑनलाइन जाके कितने दिख रहे हैं, क्योंकि आप उनको हमेशा आपका एक रेज्यूमे जब रेडी करते हो ना, दैट यू कैन जस्ट वेगली पुट योर लोकेशन एज लंडन, सो दैट there is something called as application tracking system. Right. In that it gets filtered out. So I would say that's a resume hack that you can use. And always that can be done. Also a very important tip, जब आप VFS जाते हो वहाँ पे आपको सिम कार्ड भी मिल जाता है फ्री में. तो just ask for them. कभी कभी वो नहीं देते, but then just ask for them if that is the case, और वो आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा. Then you don't have to worry about spending some bucks on that as well. और वो नंबर भी you can add that in the resume itself. Yes, exactly. So that works as well. So that way you can work things out. Perfect. I think that's the best advice if for someone who gets selected in the Indian Young Professional Scheme visa. And yes. Thank you so much, Chirag, for helping out and for sharing all the bits and bobs of your journey. Thank you so much. Yes. Thank you.